हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं? मैंने बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन डाला था डिस्कशन। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। तो अच्छा रिस्पांस आने के बाद क्या हम भी एनर्जेटिक हुए? और जब एनर्जेटिक होंगे तो और जी जान लगा करके हम आपको बताएंगे और वो कंसेप्ट देंगे जिससे आसानी से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम लेकर के आए जो एग्ज़ाम में बीपीएससी जो एग्ज़ाम ली थी टीचर के लिए, उन जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम सॉल्यूशन, और हम चाह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दें। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कंसेप्ट। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसका बना ले जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाला है जो क्या मतलब क्या कहते हैं, फार्मूला फिटेड नहीं है, वो क्या कंसेप्ट से यानी कंसेप्ट के बीच से आया है। तो उसको मतलब विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 1 मिनट में संभव नहीं है बता पाना, खास करके फिजिक्स के पोर्शन को। इसलिए उस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे और हम आपको बता देंगे। अगर वक्त मिलेगा तो हम उसका क्या है ना कि एक कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन ले करके हम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा है उस पर। ठीक है, क्या क्या पूछा है तो आइए। यानी क्वेश्चन जो पूछा है बीपीएससी टीचर में, पूछा है कि पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं इस कोना में रख दूं यहां पे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज यूज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है ये किसके लिए अप्लीकेबल है? तो ये नाम ही फोटोवोल्टिक सेल से है। किससे है? फोटोवोल्टिक सेल से है। ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सेल में अब दूसरा ऑप्शन आता है कि आखिर फोटो इमिसिव सेल क्या है। फोटो इमिसिव सेल क्या है? तो ये फोटो इमिसिव सेल जो है ना, ये क्या कहता है ना कि ऑटोमेटिक जो डोर पे जो बेल होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बर्गलर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्गलर बेल भी कहते हैं। दूसरा क्या? ये फोटो डायोड। फोटो डायोड जो फोटो यानी लाइट के इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी को जो मेजर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो डायोड कहते हैं। तो आंसर आपका जो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन के लिए जो इस्तेमाल फोटोवोल्टिक सेल है, क्या है? फोटोवोल्टिक सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो साइंस के पोर्शन से है, द क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूजनेबल मटेरियल इज। देखिए, ये इसके लिए अप्लीकेबल है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन जब टूटता है तो क्या होता है ना कि दो एलिमेंट के मास के बराबर अपना मास को क्या करता है? जनरेट करता है। तो चेन रिएक्शन, ये जब भी आपको दिखे फ्यूजनेबल क्रिटिकल मास, ये चेन रिएक्शन से रिलेशन है। चेन रिएक्शन से रिलेशन है इसका। तो चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन मिनिमम मास नीडेड, मतलब किसी भी एलिमेंट को रिएक्शन अभिक्रिया कराने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन उसको न्यूक्लियस के बम्बार्डिंग के रूप में उसके अंदर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी सेल में होता है, प्रोटॉन को तोड़ने के लिए क्या होना, अति ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वह ऊर्जा, वह मिनिमम ऊर्जा नीडेड होगा किसके लिए? जो प्रोटॉन क्या करेगा? ब्रेक करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम मास नीडेड फॉर चेन रिएक्शन के लिए। यानी क्रिटिकल मास जो है का आंसर क्या हो जाएगा? चेन रिएक्शन आंसर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर टू फोर्स द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स को कृत्रिम रूप से जबरदस्ती पकाने में। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? नहीं, वह गैस कौन है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसी भी फ्रूट को जबरदस्ती पकाने के लिए। तो इथाइलिन गैस है। क्या है गैस का नाम? इथाइलिन गैस है। इथाइलिन गैस को कभी कभी अगर आपको लिख देगा एसिटाइलिन तो वही उसी का नाम है। ठीक है, इथाइलिन गैस। कौन सा गैस है? इथाइलिन गैस है। यानी इथिलीन इसको कहते हैं आप, इथिलीन गैस। क्या कहते हैं? इथिलीन गैस। आई बात समझ में? ठीक है, यानी इथिलीन गैस को जो है, इथीन गैस को
हम लोग कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप से फलों को पकाने का काम करते हैं। आए बात समझ में। और इथिलीन गैस प्लांट्स में एक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी यही हार्मोन जो होता है उसमें जब एक सिचुएशन आता है, जब रिलीज होता है तो फ्रूट्स का होता है, पकना शुरू हो जाता है। तो यानी ये प्लांट्स का हार्मोन भी है, ठीक है, प्लांट्स का क्या है, हार्मोन भी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथिलीन है, लास्ट में ENE लगा हुआ है तो C2H4, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी ये अल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है। इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इंग्लिश में बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड, हिंदी में बात करेंगे तो असंतृप्त। आई बात समझ में। और इसको हम लोग अल्किन फैमिली से कहते हैं। मोलेकुलर फार्मूला बोले तो C2H4, ये है इथीन। क्या है, इथीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस 0 ऑक्टेन नंबर, यानी किस स्ट्रक्चर में 0 ऑक्टेन नंबर। देखिए ऑक्टेन नंबर जो होता है हाइड्रोकार्बन का मेजरमेंट होता है। क्या प्यूरिफिकेशन, यानी इसमें जो है शुद्धता कितना है, इसको नापा जाता है। तो देखिए हम आपको बता दें, C10 जो होता है, C10 एक मेजरमेंट है डीजल के लिए, याद रखिएगा, डीजल के लिए C10। C8 जो होता है, C10 ऑक्टेन नंबर किसका मात्रक होता है, डीजल का मात्रक होता है। यानी अगर C10 की देखा जाएगा लेवल अच्छा है तो मतलब डीजल अच्छा है। पेट्रोल के मापन के लिए C8 कहा जाता है, ठीक है, C8 ऑक्टेन नंबर। जिस पेट्रोल में अगर C ऑक्टेन नंबर का संख्या ज़्यादा अच्छा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा पेट्रोल है। लेकिन देखिए यहाँ पे किसमें कहा गया, तो देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। क्या मैंने कहा, कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन संरचना के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। एक होता है इस तरह से संरचना, और एक होता है इस तरह से संरचना, और एक होता है कुछ इस तरह से संरचना, ठीक है। देखिए अब दोनों में क्या अंतर है, ओ सेट। देखिए संरचना क्या है आपका, यहां पे देखिए एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। तीनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं। एक इस तरह से है, देखिए पहला वाला को अगर घेरिएगा तो जब घेराव होगा तो इस बॉक्स के अंदर सारे कार्बन आ गए, इस बॉक्स के बाहर कोई कार्बन दिखा नहीं। जब कोई कार्बन दिखा नहीं तो इसका कोई बेटा या बेटी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, जैसे हम और आप हैं अभी विदाउट मैरिज, मतलब आपके पास अभी कोई लेबिलिटी नहीं है, कोई क्या कहते हैं जिम्मेदारी नहीं है, आप स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, बैचलर लाइफ ही होंगे आई होप। कुछ होंगे एक्सेप्शन जिनकी शादी हो गई होगी, ठीक है, तो उनके ऊपर उनसे पूछिएगा तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। अपना जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, अगर भगवान ने उनको तोहफा दे दिया होगा तो बच्चे की भी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो उनकी ज़िंदगी में, जिनके पास जिम्मेदारी है उनकी ज़िंदगी में, और जिनके पास जिम्मेदारी कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में अंतर होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो जिसका कोई बेटा या बेटी नहीं दिखा इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो होता है C ऑक्टेन नंबर 0 होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में ऑक्टेन नंबर 0 होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में ऑक्टेन नंबर क्या होता है, 0 होता है। इसको कहते, देखिए इसको जब घेरिएगा तो ये बॉक्सवा के अंदर आ गया, ये बॉक्स के अंदर आया क्या, तो बॉक्स के अंदर नहीं आती, ये कहलाता है इसका बेटा, ये कहलाता है इसका बेटा। देखिए काउंटिंग अगर करिएगा तो इधर से करिए या इधर से करिए, ये आएगा 2 नंबर पे ही। क्या आएगा, 2 नंबर। 2 नंबर पे अगर एगो कार्बन वाला बेटा जो लटका हुआ नजर आएगा तो इसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, आइसो, ठीक है। इसको घेरिएगा तो देखिए इस घेराव के अंदर कौन कौन आ गया, ये आया, ये आया, ये आया। ये घेराव के अंदर ये नहीं आया, इस घेराव के अंदर ये नहीं आया, तो बचा इसका 2 गो बेटा। तो 2 गो बेटा 2 ही नंबर। काउंटिंग करेंगे या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। इसका पोजीशन आना है 2, इसका पोजीशन आना है 2। 2 पर एक एक कार्बन वाला अगर 2 गो बेटा मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो। तो ये स्ट्रक्चर है नियो का, ये स्ट्रक्चर आइसो का, और ये है स्ट्रक्चर नॉर्मल का। तो नॉर्मल वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, जिसमें कोई शाखा नहीं होगा, जिसका कोई बेटा या बेटी नहीं होगा, उसको कहेंगे नॉर्मल। और उसमें ऑक्टेन नंबर जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आइसो समझ में आ गया, आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन। जहां आइसो और नियो लगे यहाँ 0 नहीं होगा। N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, तो ये इसका 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर C आंसर, जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टेन नंबर
समझ में आ गया। C10 C8 किसका यूनिट मेजरमेंट है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट साइंस, ये हिंदी में है आपका। चलिए हिंदी वाला ही क्वेश्चन हम लेके डिस्कस कर देते हैं आपको, ताकि इंग्लिश में हो सकता है कि दिक्कत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है साइंस का, 12 हो गया। चलिए 12 अब 13 ये भी है आपका। चलिए मैं हिंदी में बताना, अब हिंदी इंग्लिश देखेंगे तो विलम्ब हो जाएगा, समझ आते। देखिए हिंदी हम बताते चलते हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम हिंदी आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा, लेकिन कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करिएगा तो क्या होता है ना कि हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं। अच्छा लगे तब, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा अगर लगता हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें ये वीडियो। किसी से किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा है। आपका सिलेक्शन जब होना है तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा नहीं कि आप वीडियो अगर किसी को शेयर कर देंगे तो उसके सिलेक्शन से आपके सिलेक्शन पे बाधा जाएगी। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना कामयाब होगा, ठीक है। चलिए हाँ, मतलब ह्यूमैनिटी का, मानवता का प्रतीक देना है, इगोइस्ट नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना। चलिए द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, देखिए लीची का भाग, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, एडिबल का मतलब खाने योग्य। तो लीची का कौन सा भाग होता है जो खाया जाता है। तो ऊपर वाला तो आपने देखा, क्या देखा, छिलका होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एपिडर्म। क्या कहते हैं, फल है ये, मान लीजिए फल है, ठीक। ये छिलका को कहते हैं एपिडर्म। एपी का मतलब होता है बाहर, आउटर। डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म का मतलब, तो बायोलॉजी ऐसा टर्म है, अगर हिंदी में अगर आएंगे तो उलझ जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा जानना जरूरी है। इसके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग मीजोडर्म। क्या कहते हैं, मीजो मतलब विटामिन, बीच वाला। इसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं इंडो। क्या कहते हैं, इंडो। जैसे आम आप देखे होंगे, तो आम का बताइए क्या गुठली खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो गुठली क्या हो गया, इंडो। तो खाते क्या है, क्या छिलका खाते हैं, नहीं। तो छिलका हो गया एपी। इग्जो, इग्जोडर्म। अगर आप एपी कंफ्यूज कर रहे हैं तो इग्जो मान लीजिए। इग्जो मतलब आउटर लेयर, इग्जोडर्म मतलब स्किन लेयर, ठीक है। तो छिलका हो गया इग्जो, उसका जो गुद्दा वाला पोर्शन हो गया येलो कलर का, वो हो गया मीजो। तो हम लोग जो खाते हैं मीजो वाला, तो मीजो कार्प। आम का अगर पूछता तो हम लोग मीजो कार्प कह देते, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है लीची, तो लीची में जो होता है वो छिलका से जस्ट अटैच होता है, जिसको व्हाइट व्हाइट होता है उसको हम लोग एराइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं या एराइल कहते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है थैलामस। ये थैलामस बाबू एडिबल पार्ट नहीं है। जी हाँ साथियों, ये थैलामस एक ब्रेन का क्या आता है ना, आपने ब्रेन में पार्ट्स पढ़ा होगा, 3 पार्ट्स होता है ब्रेन का। कौन कौन पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट्स आपने पढ़ा था, कौन कौन पढ़ा था, सेरिब्रम और डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन में 2 ग्लैंड्स अटैच होता था, कौन कौन, पीनियल ग्लैंड्स और बोलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। डायंसिफ्लोन का ऊपरी पार्ट्स को हम लोग बोलते थे थैलामस। डायंसिफ्लोन का ऊपर वाले भाग को क्या बोलते थे, थैलामस। ये थैलामस अटैच हुआ करता था पीनियल ग्लैंड से। किससे, पीनियल ग्लैंड से। इसको हिंदी में भी पिलियन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ये एक हार्मोन रिलीज करता था जिसका नाम होता था मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन करता क्या था, ये आपका स्लीपिंग के लिए योगदान था, सुलाने का काम करता था, याद रहेगा। यानी थैलामस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। किस ब्रेन का पार्ट है, 4 ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। इंग्लिश हिंदी में बात करेंगे तो 4 ब्रेन को क्या कहेंगे, अग्र। 4 मतलब आगे वाला, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। चलिए यही तो बात आया था। यानी डायंसिफ्लोन का ऊपरी भाग होता है वो थैलामस होता है, निचली भाग होता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, वो हाइपोथैलेमस अटैच होता था पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से। किससे, पीयूष ग्रंथि को अपन लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, यानी जितने भी इंडोक्राइन है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो हार्मोन को स्रावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहेंगे जो हार्मोन को स्रावित करता है। जो एंजाइम को स्रावित करता है उसको इंडो नहीं कहते हैं, जी हाँ, तो कहते क्या है, उसको इग्जो कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी सीड कोड।
तो ये सीड का जो आउटरी लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज। चलिए देखिए अब यहां पे समझिएगा, किसी गैस का एक्सचेंज होना, रिलीज होना, या किसी गैस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो कहलाएगा डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। याद रखिएगा, गैस का एक्सचेंज होना, भूलिएगा नहीं साथियों, गैस का एक्सचेंज होना, मैंने क्या बताया, गैस का, किसका, गैस का एक्सचेंज होना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन कहलाएगा। हिंदी एग्जैक्ट मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, इसका तो शायद विखंडन या कुछ आएगा, एग्जैक्ट मेरे माइंड में मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, यानी गैस का एक्सचेंज होना, वो लिव से हो, एटमॉस्फेयर से हो, हमारे शरीर से हो, हम भी जो ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, किसका, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, चलिए अब है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं किसको है, प्लांट से, पौधा से जो वाटर का लॉस होता है वेपर के रूप में, किसके रूप में, वेपर के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स की पत्तियां से जल का लॉस होना क्या कहलाता, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। चलिए वेपर के रूप में। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस उसको कहते हैं, ऑस्मोसिस जो होता है इसको कहते हैं वाटर का मूवमेंट। क्या कहलाता है, वाटर का, जल का मूवमेंट क्या कहलाएगा, जल का मूवमेंट कहलाएगा ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस होता दो तरह के, एक्टिव ऑस्मोसिस, पैसिव ऑस्मोसिस। अब ये याद रखिएगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ऑस्मोसिस उसको कहेंगे, आप देखिए, आप जहां रह रहे होंगे, मुमकिन है कि लॉज में होंगे, रेंट पे होंगे, या अपना घर होगा। ठीक है, आपके छत के ऊपर टंकी लगा हुआ होगा, टंकी पानी से भरा हुआ है, और आप पानी का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, नीचे प्रयोग करेंगे। आप कल्पना करिए, उसको पानी को, उस पानी को नीचे आने में क्या आपको ऊर्जा खपत करनी पड़ी, नहीं। तो जो अपने आप होगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़े, उसको हम लोग कहते हैं पैसिव। क्या कहते हैं, पैसिव। अब कल्पना करिए आपके पास मोटर है, टंकी खाली है, उसको पानी भरना है, तो क्या करेंगे, मोटर को चलाएंगे। क्या आपके पास बिजली नहीं है, क्या मोटर चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो अब कल्पना करिए आप उस मोटर को जो चलाने के लिए आपने क्या दिया, विद्युत दिया। विद्युत क्या है, विद्युत एक ऊर्जा का फॉर्म है। क्या है, विद्युत एक ऊर्जा का फॉर्म है। जब वो चला तो आपने उस पानी को काम कराने के लिए आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, ऊर्जा अप्लाई किया है, ऊर्जा दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव, यानी जिसमें एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे एक्टिव, जिसमें एनर्जी नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। आई बात समझ में, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम इज कॉल्ड। देखिए, यानी लोकेशन ऑफ जीन, जहां जीन मिलेगा, जैसे आप समझिए लोकेशन, आप मोबाइल से समझिए, आपको कहीं जाना होता है, क्या सर्च करते हैं मोबाइल से, गूगल मैप। हमको खोजना किसको है, जीन को, तो जीन का खोजना क्या कहलाएगा, मैपिंग। तो जीन मैपिंग कहलाएगा, है ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन है आपका, आंसर आ जाएगा जीन मैपिंग। तो जीनोम वॉकिंग क्या होता है, देखिए वॉकिंग कुछ नहीं होता है, जीनोम होता है। जीनोम जान लेते हैं, वॉकिंग कुछ नहीं होता है, जीनोम होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाते हैं। उस मतलब देखिए हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र, 23 पेयर्स, जिसमें से एक गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र जो है वो सेक्स डिसाइड करता है, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। 22 जो गुणसूत्र है वो मेल में भी कॉमन होता है, फीमेल में भी कॉमन होता है। इसलिए 22 वाले गुणसूत्र को, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। ये खुद का सब में सेम होता है, एक ही जोड़ी क्रोमोसोम क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए यानी हेरिडिटी जो है, अनुवंशिकता, ठीक है ना, उस चैप्टर के अंदर आता है, उस चैप्टर के अंदर ये आता है। चलिए जीन पाया कहाँ जाता है, तो जीन जो होता है क्रोमोसोम एक धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। डीएनए में कह लीजिए आप,
डीएनए के अंदर पाया जाता है। आई बात समझ? इस जीन के अंदर जितने भी, यानी एक क्रोमोजोम के अंदर जितने जीन पाए जाते हैं, एक क्रोमोजोम के अंदर जितने जीन पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जीनोम। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन अ क्रोमोजोम इज कॉल्ड वन जीनोम। आई बात समझ में? यानी जीनोम क्या है? यानी एक क्रोमोजोम के अंदर जितने जीन पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। चलिए, क्रोमोजोम क्या है? ये क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर है। धागे नुमा क्या है? स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइटा इज। हिंदी में ही ला देना आपके लिए सही रहेगा। ताकि कितना नंबर है? 16 नंबर। चलिए देख लीजिए, आपका हिंदी में है यहाँ पे, लीची का खाद्य भाग है कौन? एरिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी गैस का आदान प्रदान हमने कहा है? विसरण। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मैप। क्या कहलाएगा? जीन मानचित्र कहलाएगा। जीनोम मैंने बता दिया, गुणसूत्र बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही था, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। मातृ मतलब मदर सेल कह रहा। चलिए देखिए, प्लांट्स का जो पार्ट्स है, फ्लावरिंग पार्ट्स दो, एक है मेल पार्ट और एक है फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स को कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। फीमेल पार्ट्स को कहते हैं गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है स्टेमेन वाला पार्ट होता है। स्टेमेन ये रखता है पोलन। क्या रखता है? पोलन, परागकण। आई बात समझ में? फीमेल जो होता है जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, ये होता है पार्ट स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। मेल पार्ट्स का जो पार्ट होता है दो तरह होता है। कौन होता है? स्टेमेन और फिलामेंट। स्टेमेन और फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट तीन तरह के होता है। फीमेल पार्ट का तीन पार्ट्स होता है। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल का पार्ट्स है। आई बात समझ में? मेल पार्ट जो रखता है, क्या रखता है? पोलन रखता है। क्या रखता है? पोलन रखता है। ये किसको देता है? स्टिग्मा को देता है। स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट्स फ्लावर का। ठीक है, ये जो होता है, अब याद रखिएगा, जब मिलता है यहाँ पे जो स्टिग्मा, जब स्टिग्मा के पास जो चला जाएगा फ्यूजन के लिए, तो यहाँ जो होता है दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्या होता है? दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। इसको कहते हैं हम लोग डिप्लॉइड। जिसमें दो सेट क्रोमोजोम होगा उसको हम लोग कहेंगे डिप्लॉइड कहेंगे। और हेप्लॉइड क्या क्या है? तो हेप्लॉइड को जान लीजिए। हेप्लॉइड में एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, जैसे मान लीजिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब स्पर्म, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम। फीमेल गैमीट क्या हो गया? ओवम हो गई। ये सब हेप्लॉइड है, यानी एक सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है इसमें। आई बात समझ में? ब्रायोफाइटा में क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, दो सेट क्रोमोजोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर दो सेट के अतिरिक्त पाया जाता है क्रोमोजोम, उसको हम लोग ट्रिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित अगणित। यानी आपका ब्रायोफाइटा में बीजाणु का जो कोशिका है कौन सी होगी बाबू? डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? द्विगुणित डिप्लॉइड हो गया। आप आ गया समझ में? यानी एक एक टर्म जो आने वाला है मैं उसको क्या कहता हूँ, कुरेद कुरेद करके आपको बता देता हूँ, आगे आपको एग्जाम में जब आए तो आप क्वेश्चन गलत न करने बैठ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये सब तो जीके जीएस स्टार्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया? ये सब जीएस का है तो ये हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन को मैं आपको कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है, बट टाइम क्यों कोटी करें। जीएस का जो है अंबार होता है, पढ़िए जितना पढ़िए कम है, जितना पढ़िए कम है, जितना पढ़िए कम है। इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हो? चलिए आगे 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 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं हम लोग। चलिए आपका एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ से है, साइंस शुरू है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है और अच्छा क्वेश्चन पूछा है,
इसको हम कमजोर क्वेश्चन नहीं कहेंगे। क्वेश्चन आई होप कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है? पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ले आए, चलिए हिंदी में लेकर के आते हैं। आइए हिंदी में, हिंदी वाला कहाँ गया? हिंदी वाला, हाँ देखिए हिंदी में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। कितना है? रॉकेट है। सॉल्यूशन यहां करते हैं। रॉकेट है, ये फिजिक्स का है, ठीक है। चलिए रॉकेट है जिसका वजन कितना है? 50 केजी है, नो डाउट। और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसमें फ्यूल डाला गया, कितना ईंधन है? 450 केजी। अब आप बताइए, मैं आपको यानी आपका अपना वजन है मान लेते हैं 50 किलो, और आपके ऊपर कुछ सामान देते हैं 60 किलो, तो आपका वजन कितना होगा? क्या 50 किलो ही रहेगा? आपका जो मशीन पे वजन होगा आपका भी होगा और आपके ऊपर रखा हुआ सामान का भी होगा, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 50 प्लस 60, 110। आई बात समझ? ठीक वही कंसेप्ट है। जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो रॉकेट का तो अपना वजन है ही, उसमें फ्यूल जो भरा हुआ उसको भी वजन लेकर के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसका अधिकतम निकास वेग जो है 5 किलोमीटर, मतलब जब स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो यानी मैक्सिमम कितना स्पीड से जाएगा? 5 किलोमीटर पर सेकेंड से जाएगा, पर सेकेंड। यानी ये यूनिट है वेग का। किसका यूनिट है? वेग का यूनिट है किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। चलिए हो सकता है तो लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होगी? देखिए न्यूनतम दर कंजप्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? कंजम्पशन। तो एक फॉर्मूला इसका, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जब ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा एगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। कोई भी चीज होता है, आपने पढ़ा होगा, एक मास होता है द्रव्यमान और एक होता है वेट। क्या होता है? तो मास जो होता है जो किसी पार्टिकल का एक्चुअल वजन होता है, एक्चुअल जो वो कंटेंट मास रखता है, ठीक, उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी हाँ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। एक होता है वेट, वजन, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाऊ? वेट जो होता है वो एगेंस्ट ग्रेविटी होता है, यानी हम ग्रेविटी के यानी गुरुत्वा के विपरीत कितना जा रहा है। आई बात समझ में? उसी को हम लोग कहते हैं वेट। और वेट का जो होता है रिप्रेजेंटेशन W से होता है। ये एक प्रकार का फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg। इसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। चलिए ये जो mg जो होगा, अब बताइए, रॉकेट जा रहा है ऊपर, क्या जा रहा है? ग्रेविटी इसको क्या खींच रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर ग्रेविटी खींच रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो बताओ ग्रेविटी के में और इस रॉकेट में क्या रिलेशन? अपोजिट रिलेशन है या सिमिलर रिलेशन है? अपोजिट। ये जाना चाह रहा ऊपर, ग्रेविटी खींचना चाह रहा इसको नीचे। क्या करा? तो अब बताओ, जब मिनिमम स्पीड, अब हमको जब जो कोई चीज हमको कोई खींच रहा है, तो हमको जब आगे बढ़ना होगा तो खींचने वाला जो बल है उससे ज्यादा हमको एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। तो जब तक हम उससे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो एक फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, वेट बराबर जो होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? dm/dt। मास में चेंज होगा तो उसकी खपत में भी चेंजिंग आएगी। अगर मान ले कि अगर 5 आदमी अगर हमारे पास आ गया है, तो अगर उसके खाने में अगर 100 रुपया खर्च आ रही है, 10 आदमी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा? 100 रुपया बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जब तादाद बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, तो कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां देखिए 50 केजी है, उसके बाद क्या है? 450 केजी है। तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 50 प्लस 450, ठीक है, 50 प्लस 450। वेट जो है, अब यहां पर फॉर्मूला हमको सेट करना है। आपको अगर यूनिट पे कमांड होगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से कर ले जाइएगा। ये है फोर्स। क्या है? वेट को हम लोग एक्चुअल कहते हैं फोर्स। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। यानी 1 न्यूटन जो होता है, आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है? ma। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यूनिट क्लियर हो जाए, और जब यूनिट क्लियर होगा तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर ले जाइएगा, यूनिट पे कमांड होगा तब। तो अब बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन ये त्वरण है, त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का यूनिट। अब बताइए मुझे
यहां एम क्या है, यहां मास है, द्रव्यमान है, ठीक है, और ये क्या है, ये टाइम है। तो वेट क्या है, ये डब्लू, ये मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, टाइम, तो टाइम है तो सेकेंड, तो क्या इसका यूनिट क्या है, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बराबर ये है, तो यहां फॉर्मूला क्या है, एरर है। इसमें क्या लगेगा कि हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाए, क्योंकि केजी और पर सेकेंड है, केजी पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड नहीं है। तो मीटर पर सेकेंड यूनिट जो होता है किसका होता है, ये वेग का यूनिट होता है। तो याद रखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो वेट बराबर v इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी क्या है, ये मास कंजप्शन जो चेंज हमारा 50 के जी प्लस 450 है, इसका यानी d4 ये डिपेंड करता है चेंज, d4 चेंज का मतलब है कि यानी कोई कौन सा क्वांटिटी चेंज कर रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी आपका कह दिया 5 किलोमीटर, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, चेंज परिवर्तन आ रहा है। तो किस में आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है आपके द्रव्यमान में। किस में परिवर्तन आ रहा है, द्रव्यमान, इसीलिए यहाँ डी लगा है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन आता चेंज, जब मान लो कि स्टार्टिंग में हमारा है, हम अभी रुके हुए, ठीक है, जब रुके हुए तो हमारा जो टाइम है तो चल रहा है, वर्क करेंगे फिर भी टाइम चलेगा, आए बात समझ। तो वर्क करेंगे और रुके हुए टाइम में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, काम हम करेंगे, हो सकता है स्लो भी करेंगे और फास्ट भी करेंगे। तो स्लो करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तेजी से काम करेंगे तो समय हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो टाइम का चेंज होना जरूर, चेंज होना ही है, इसीलिए यहाँ जो भी चेंज होगा उसमें हमारा क्या लगेगा, डी लगेगा। आई बात समझ में। चलिए पुट कर लीजिए, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, कंजम्पशन निकालना, यही पूछ रहा है आपसे, क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो यहाँ कैलकुलेशन लगा लीजिए, क्या लगाइएगा, कैलकुलेशन आप लीजिए, क्या लगाइएगा, देखिए W बराबर, तो W को हम लोग क्या कहते हैं, mg कहते हैं, क्या कहते हैं, mg कहते हैं। W को क्या कहते हैं, mg। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्या है। तो अब यहां से dm, यही कंजम्पशन हमसे पूछा जा रहा है, यही कंजम्पशन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा था। एक फ्रेज हम बता देते हैं, यानी वेट बराबर हो गया v इंटू डी एम बाई डी टी। ये डी एम बाई डी टी ये हो गया कंजम्पशन, जो ऊर्जा का क्या है, ईंधन खपत है, डी एम बाई डी टी। ये क्या है, v वेलोसिटी है, वेग है, w क्या है, वेट है, वेट क्या होता है, mg। तो यहां से आप निकाल सकते हैं इसको रोकिए, डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा बताइए, w बाई, ये इसके साथ गुना है तो ये क्या आ जाएगा नीचे, W को आप क्या पुट करते हैं, mg। टोटल मास कितना है आपका, टोटल मास है 50 प्लस 450, ठीक ना। चलिए इंटू जी का वैल्यू कितना रखिएगा, 9.8, नीचे कितना हो जाएगा, v कितना आपका 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो 5 किलोमीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिएगा तो मीटर, यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1000 मतलब 5000 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 500 बाई 5000 इंटू कितना 9.8। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, जीरो यहाँ 10 है तो आपका क्या हो जाएगा 0.98 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.9 किलोग्राम पर सेकेंड। आई बात समझ में। तो ये याद रखिएगा फार्मूला आपका जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप में और द्रव्यमान m2 के प्रक्षेप में के साथ प्रकीर्णन प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान के अंदर। देखिए ये आपका पूछ दिया क्या, सेंटर ऑफ मास है, किसे पूछ दिया, सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये एक दिन, लेकिन यहाँ पे हम पकड़ने का तरीका आपको बता देते हैं आंसर। कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है हमारे पास, देखिए प्रक्षेप द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन है। तो जो प्रकीर्णन कर रहा है, स्कैटरिंग करा रहा है, उसकी मास नीचे आएगी और टोटल मास ऊपर रहेगा। तो प्रकीर्णन जो करा रहा है इसका मास कितना है, m2 है, और टोटल मास कौन होगा, m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2, जो प्रक्षेपण करा रहा है उसकी मास नीचे आएगी, ये याद रखिएगा हमेशा। तो इसी को रेशियो में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इस टू क्या, m2। कोई दिक्कत आई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा। चलिए यानी 43 का क्या है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा आपका, क्या पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा,
ठीक है। चल ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका कहां पूछा, केंद्रीय बल विभव से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप पढ़ेंगे मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहां सारा चीज है सर्कुलेटरी मोशन से। मेनली ये क्वेश्चन किसका है, सर्कुलेटरी मोशन का क्वेश्चन है। तो ये भी अगर एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कराएंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट हमको कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में। अगर इतना आसान होता तो जो मेडिकल की तैयारी करे उनके लिए फिजिक्स इतना हार्ड क्यों हो जाता। और ये चीज है तो बस हमको इतना ट्रिकी हम बताएंगे आपको। पकड़ देखिए, T2 और T1 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 के पावर जो होता है n/2 + 1 होता है। अगर T2 कहता तो, अगर 3 कहता तो बस 2 के पावर n/3 + 1, ये हमारे साथ फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या पूछ रहा, नहीं पूछा, 3 कहता है 3T यानी T3/T1, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, ये हो जाता। T2/T1 कह रहा था, फॉर्मूला क्या हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित बना दीजिए इसको, आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 का C नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के हर जगह स्पर्श रेखा है। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, इसको कहा जाता है धारा रेखा, स्ट्रीम लाइन कहा जाता है इसको, आपने पढ़े होंगे स्ट्रीम लाइन। ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे स्ट्रीम लाइन क्या होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन जनरली डील हो जाएंगे ज्योग्राफी पोर्शन से, किससे हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में आ जाए, चलिए हिंदी वाला में आ जाते हैं। चलिए 45 नेक्स्ट, ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दो बॉक्सों में A और B समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB है तथा लैम्डा A और लैम्डा से संबंधित माध्य का क्या है, निरूपित है आयतन है। चलिए लैम्डा A और लैम्डा B है, आई बात समझ में। तो जब भी इसका अगर निकालने के लिए गैस का अणु की संख्या समान है, यानी जितना गैस A है उतना ही गैस क्या है, B है, आई बात समझ में। यदि आयतन यानी इसका ये गैस मान लीजिए ये XA गैस है, ये XB गैस है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आयतन दिया है, आयतन क्या है, VA है, ठीक है। और इसकी संबंधित जो माध्य है क्या है हमारे पास, लैम्डा B दिया है, लैम्डा A है, यानी A का वेवलेंथ हमारा क्या दिया है, लैम्डा A, B का वेलोसिटी हमारा V है, वेग कितना, और लैम्डा कितना है, वेवलेंथ लैम्डा B है, आई बात समझ में। चलिए रिलेशन हमको निकालना है कि रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जिस मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला होता है आप या माइंड में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखिए पाथ है, फेज है, ये हमारा मीटर माइनस होता है, क्या होता है, मीटर माइनस होता है, क्या होता है, मीटर माइनस होता है। चलिए तो मीटर माइनस कहने का मतलब कैसे, क्या हम मीटर निकालेंगे, तो हमको यानी ये मीटर का मतलब होता है कि देखिए यूनिट हमारा सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यूनिट हमारा सेम आना चाहिए। ये हमारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में करते हैं। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, क्या करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, आए बात समझ में। तो अब बताइए अगर हम लोग वेवलेंथ को मीटर यानी एक छोटी क्वांटिटी है उसकी बड़ी क्वांटिटी से जब डिवाइड करेंगे तो उसका पावर जब डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये माइनस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नोटेशन या कुछ भी हो सकता है, m के पावर n या इसी को लिख देता है x के पावर n में, ठीक है। तो जो क्वांटिटी बड़ा होता है हमारा किस में आ जा रहा है, तो इसमें आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का B नंबर आंसर आएगा, क्या आएगा, 45 का B नंबर आएगा। ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक नहीं बनेगा, इसको हटा दीजिए, जो जहां है हम आपको क्लियर करते चल जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए हाँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कितना टाइम हो गया, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विथ क्वार्टर वेव प्लेट इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बिकम्स सर्कुलर, देखिए
सबसे पहले जानिए कि प्लेन पोलराइज्ड है क्या। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वैसा ही प्रकाश को अपने से गुजरने देती है जो इसके क्या परपेंडिकुलर टच करेगी। मतलब मान लीजिए ये लाइट है, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइट को ये अपने से पास करने दे, सिर्फ यही लाइट इसके पास करेगा। क्या करेगा? सिर्फ यही लाइट इससे पास करेगा। आई बात समझ में? चलिए यहां कह रहा बिकम्स सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब देखिए यहां पे जब ये लाइट पास करेगा तो सर्कुलेटरी का मोशन यानी क्या होगा? वृत्ताकार। क्या करेगा? वृत्ताकार गति में घूमेगा। क्या करेगा? वृत्ताकार गति में घूमेगा। तो यहां तो आया पेनरेट किया कितना देर में? 90 डिग्री पे पेनरेट किया कितना पे? 90। जब वृत्ताकार घूमेगा तो घूमेगा, झुकेगा यहाँ पे, तो एंगल क्या आएगा? क्या चेंज करेगा? मान लो अभी हमारा क्या है 90 डिग्री में, बेंड करेंगे तो एंगल कमेगा या नहीं कमेगा? तो कमेगा। तो कितना से कम होना शुरू हो जाएगा? तो एग्जैक्ट मान लो कि यहाँ पे एंड कर दिया गया तो 45 यानी 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री से हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कितना कम होगा? 60। तो कितना कम हो नहीं हमको पता चल रहा है, 45 डिग्री कम होगा। तो ये पता चलेगा कि एंगल कितना हुआ? हाफ हुआ है सर्कुलेटरी मोशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए ये क्वेश्चन जानिए 51, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द वेव इक्वेशन। चलिए वेव इक्वेशन जो होता है, ये जो हम पहले इसको पहले जानिए कि है क्या ये आखिर। तो वेव इक्वेशन y बराबर होता है a साइन, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, और क्या होता है वी टी माइनस एक्स, वी टी माइनस एक्स। चलिए जहां पे ये है पोजीशन, क्या है? y क्या है? पोजीशन। और पोजीशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। पोजीशन का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक। यहां a क्या है? तो a है एम्पलीट्यूड। क्या है? a है एम्पलीट्यूड। जैसे आप ग्राफ में देखेंगे तो ये है आपका ग्राफ, मान लीजिए तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे जाए, तो ये जो लाइन है ना मीन पोजीशन, इससे जो उठा इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। और यहां से यहां तक है जो डिस्टेंस कवर होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक। ए साइन, यहां लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है। भी क्या है? भी है वेलोसिटी। भी क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। एक्स भी क्या है? एक्स पोजीशन है। तो एक्स पोजीशन है, तो जहां भी पोजीशन होगा उसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो यहां नहीं हमारा, अगर इसका यूनिट मीटर है तो सबका यूनिट मीटर में आना चाहिए, सबका यूनिट मीटर में आना चाहिए। चलिए ये इक्वेशन आपको दे दिया। अगर आपसे पूछ देता ए का वैल्यू तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है? ये ए हो जाता। आपसे पूछ देता लैम्डा का वैल्यू तो ये क्या होता है? ये हमारा कहां पे है? नीचे। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू हो जाता है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, जिसको आप तरंगदैर्घ्य कहते हो हिंदी में। आई बात समझ में? चलिए अगर आपसे भी का वैल्यू पूछ देता तो ये क्या आपका? भी है, ये है भी आपका। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आपसे पूछा जरा फ्रीक्वेंसी का, तो अब मैं बता देता हूं आपको। आप जानते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी का। क्या होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का? वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। वेवलेंथ का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी बराबर हम वेवलेंथ कह सकते हैं, अवश्य कह सकते हैं। तो वेग भी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई समय को कहते हैं टी, समय को कहते हैं टी। आए बात समझ में? चलिए तो ये हो जाएगा हमारा भी बराबर लैम्डा इंटू 1/t कह सकते हैं। यही 1/t जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से कह लीजिए या एन से कह लीजिए, आपकी मर्जी। म्यू से कह लीजिए या एन से कह लीजिए। तो यहां से एक फार्मूला बन करके आ गया हमारा, भी बराबर है एन लैम्डा, वेयर एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, भी क्या है? वेग है। ये फार्मूला माइंड में रखिएगा। अब पुट कर दीजिए। आपसे देखिए ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये है आपका भी, ये है लैम्डा। आपसे क्या पूछ रहा है? एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एन बराबर वेलोसिटी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है। ये इक्वेशन आपका पता होता तो ये आंसर बनता, अदरवाइज आप देखते रह जाते। ठीक है, ये है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 के फिजिक्स के क्वेश्चंस है। आए बात समझ? अब सोच के देखिए, बहुत लोग जो है बहुत पहले पढ़े होंगे, और जब उस पीरियड में पढ़े होंगे तो हो सकता है कि एसएचएम वो पढ़े नहीं होंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बताइए सब क्वेश्चन बनेगा। हम इसलिए आपको बताने के लिए, बिल्कुल ये नहीं हम चाहते थे ABCD बता देते हैं सर, तो ABCD बता के भैया हम करेंगे क्या? ABCD तो आयोग आंसर दे ही दिया साइट पे, तो वहां से आप ABCD नहीं। यहाँ हमारे आने का मतलब, और जो हमारे जो व्यूअर हैं है ना,
वो बताएं हमको कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और जब आप कॉन्सेप्ट दिए, क्योंकि हम अपने से नहीं कह रहे ये बात, जब लोगों ने हमको बताया तभी जाकर के हम ये वीडियो ले करके आए। जैसा कि आप जब इससे पहले जो वीडियो हम डाले उसमें हम बता भी है, अच्छा लगेगा कमेंट होगा, आप रिकमेंड करेंगे तो अभी जाकर के हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे भरा पड़ा है, जहाँ से आपको जो अच्छा लगता है वो देख लीजिए। लेकिन हम जब भी कुछ लेकर के आएंगे बिल्कुल कंसेप्चुअली चीज़ों को लेकर के आएंगे, और उस क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भी क्या होगा, बनने की संभावना। आप बताइए इस इक्वेशन से अगर एम्पलीट्यूड पूछ देता, डायरेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5। अगर आपसे पूछ देता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ जाता? 3.2। आपसे पूछ देता क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाता? 64। आए बात समझ में? यानी एक क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन का आंसर करा गया। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 64 रखिए, लैम्डा कितना हो, 3.2। तो काटिएगा इसको, कितना आता है, डिसिमल हटा लीजिए पहले, तो 64/32, डिसिमल हटाए तो एक 0 ऊपर, 32 दूना 64, ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज। देखिए कोई टफ था, समझ में आए तो आसानी, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सवेल इक्वेशन। अब टॉर्क को हम जानेंगे तभी, ये क्या है, मोमेंटम है, डेल टाइम है, ये चीज जानेंगे नहीं। हवा में तीर लगाने का फॉर्मूला, हटाइए इसको। जो चीज आपको नहीं समझ में आएगा हम उसको बताएंगे नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप एकदम समझिए, वीवीआई है, वीवीआई जितना चाहिए वीवीआई लगा लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल जाए। क्या कह रहा है, इफ अ वेव इज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इतना, ग्रुप वेलोसिटी कितना है, समूह का वेग, ग्रुप का हिंदी में कहेंगे समूह वेग। समूह वेग आपका दिया है 2 × 10⁸, ठीक है। देन व्हाट इज द फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी मतलब कला, फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला वेग पूछ रहा है आपसे, कला वेग पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, इसको बना याद रखिएगा। समूह वेग को हम लोग इसको जी भी कह दें, कला वेग को हम लोग कह देते हैं क्या, फेज पी भी। तो लिख ली फॉर्मूला एक, जी भी इंटू पी भी बराबर होता है c², ये याद रखिएगा। जी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, पी क्या है, फेज, भी क्या है, वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये बराबर होता है c²। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, यानी प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। चलिए क्या बताइए, अब कुछ भी पूछ देगा, ये तो कि अंडरस्टूड, दिया जाए नहीं दिया जाए c², सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमको पता होना ही चाहिए, और बचपन से हम लोग तेज हैं ही, हमको पता होता भी है। ठीक है, चलिए निकालना आपको क्या, ये दिया है, ये निकालना, तो ये इसको रोक लीजिए। पी भी बराबर क्या हो जाएगा, c² बटे क्या, जी भी, तो जी भी ग्रुप वेलोसिटी कितना दे, तो स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। चलिए नीचे कितना है, 2 × 10⁸ ये स्क्वायर से तो एगो 8 ही कट जाएगा, बचेगा कितना, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एगो 10⁸ बचा ऊपर, नीचे बचेगा कितना 2 से 9 कटेगा 4.5 में, आंसर क्या आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ए है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस स्टेशनरी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर तो ही बनेगा ये, चतुर्थांश पट्टिका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 56 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम फिर आएंगे, आपको कंटिन्यू करा देंगे जो क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन को बताने में समय लगेगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो क्यों देखिएगा, वीडियो इसीलिए देख रहे हैं आप, क्या अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम बना दें। आए बात समझ में, और इसीलिए मैं आपका टाइम किल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ और सटीक चीज़ बता रहा हूँ, जाके आपका अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बना ले जाइए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इसको भी क्या मान लीजिए, एकदम वीवीआई, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता। देखिए आसान तरीका, शॉर्ट तरीका, क्या रखना है, इनकम बराबर है आउटकम। क्या रखना है, इनकम बराबर आउटकम। तो भैया अब इनकम कहेंगे किसको, तो आपकी मर्जी। अगर मान लेते ये कोई ओरिजिन है, अगर ऐसा इस ओरिजिन की तरफ आता हुआ डायरेक्शन दिखे
तो इसको इनकम मान लीजिए। इस ओरिजिन से जाता हुआ नजर आए, इसको आउटकम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको माना मैंने सेंटर, क्या माना, केंद्र माना। क्या माना, केंद्र माना। आने वाले को मैंने बोला इनकम, जाने वाले को मैंने, केंद्र की ओर आने वाले को मैंने कहा इनकम, केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले को मैंने बोला आउटकम। अब यहां देख लेते, ये मान लीजिए आपका सेंटर है। क्या है, सेंटर है। कलम का मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। ये माना मैंने सेंटर, ये देखिए सेंटर से ये जा रहा है, क्या आ रहा है, तो जा रहा है, तो इसको आउटकम कह लीजिए, ओ फॉर आउटकम, ओ फॉर आउटकम। ये भी देखिए सेंटर से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको भी क्या कह लीजिए, आउटकम। यहां सेंटर से ये भी क्या हो रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसको भी क्या कहिए, आउटकम। इसको देखिए ये क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसको कह दी इनकम आई। ये भी क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। एरो देखिए, एरो किधर है, ऐसे सेंटर की तरफ आ रहा है। ये किधर है, इधर, इधर यानी सेंटर से दूर भाग रहा है, इसको भी क्या इनकम कह लीजिए। ये भी इनकम हो गया। इसको भी देखिए, ये सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इनकम हो गया। यहां से इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हमने क्या बोला, इनकम बराबर आउटकम। तो इनकम कौन कौन है, 6 एम्पियर। इनकम बराबर, कलर चेंज करूं, कलर चेंज करूं, देखिए इनकम, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग कौन कौन, यहां 6 एम्पियर ऐड करिए, प्लस 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। ए फॉर एम्पियर, एम्पियर इधर मात्रक ऑफ करंट का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, एम्पियर है। यानी ए दिया हुआ, ये कोई नया चीज नहीं है, अचिंबत नहीं हो जाना। ये एक मात्रक है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, एम्पियर। ठीक है, चलिए अब यहां आउटकम कौन कौन है, आउटकम है 5 एम्पियर लिखिए, प्लस आउटकम है 3 एम्पियर, प्लस आउटकम है आई का वैल्यू निकालना है, प्लस आई। देखिए 6 2 8 1 9, 9 एम्पियर हो गया, बराबर 5 दिन 8, 8 एम्पियर प्लस आई। बताइए ये इसकी बराबरी का इधर भेज दीजिए। 9 में से 8 ए गया तो कितना बचेगा, 1A। आई का वैल्यू आपका आंसर आ गया 1A, द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, तो आई होप कि कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के जब हम आएंगे तो जैसा, यानी आपको कैसा लगा डिस्कशन, मैंने जो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन बताने का तरीका, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर कुछ कमी होगा तो उसमें सुधार की जरूरत होगी। समझ में आया है तो वो भी बताएंगे। अगर समझ में नहीं आए, कहाँ पे दिक्कत आया है, तो वो प्लीज़ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो अभी कमिंग, यानी अभी 15 दिन 20 दिन है यहाँ एग्ज़ाम होने में, 15-20 दिन में मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे दूंगा। जिससे क्या होगा, आपका एक लेवल आ जाएगा और क्वेश्चन आसानी से कर। अब ऐसा क्वेश्चन देख के आपको डर लगेगा नहीं, ये क्वेश्चन से आपको घबराहट होगी नहीं। बस याद रख लेना है, ज्ञान घर का क्या, इनकमिंग ट्रिक और आउटगोइंग ट्रिक। ये जो साइंटिस्ट था, इसको रूल को कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। क्या कहेंगे, किरचॉफ्स लॉ के साथ मैं अपनी लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, फिनिश्ड नहीं करता हूँ, फिनिश्ड और एंड में अंतर है, जो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।